अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, जिंदगी में किसी का भी मोहताज ना करे। दोस्तों, ये कहानी हमें इमरान ने हैदराबाद से भेजी है। इस खौफनाक कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मेरा नाम इमरान है और आज से ये वाकया पूरे 3 साल पुराना है। इस वक्त मेरी उम्र 20 बरस थी और मैं हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में रहता था। हमारा घर मोहल्ले की आखिरी गली में था। एक पुराना सा 2 कमरों का मकान, जिसकी दीवारों पर नमी की बदबू हमेशा बसी रहती थी। छत बारिश में टपकने लगती थी और उम्मी हर दफा एक नया बर्तन रखकर इस टपकने वाले मकाम को काबू में करने की कोशिश करती थी। घर में हम 3 लोग थे, मैं, उम्मी और मेरा छोटा भाई आमिर, जो इस वक्त 8वीं जमात में पढ़ता था। वालिद का इंतकाल मेरी उम्र 10 साल की थी। एक सड़क हादसे में हुआ, वो भी रिक्शा चिल्लाते थे। तब से ही उम्मी सिलाई का काम करती और मैं स्कूल के बाद उनके साथ कपड़ों पर बटन लगाने, धागे काटने जैसे छोटे छोटे काम किया करता। पढ़ाई में दिल तो लगता था, मगर हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि 9वीं जमात के बाद स्कूल छूट गया। मैट्रिक भी नहीं किया। उम्मी के कहने पर एक वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया, मगर दिल नहीं लगता था। मेरे अंदर कहीं एक बेचैनी थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। जब 20 साल का हुआ तो एक दिन एक पुराना जानने वाला, जो मेरे वालिद का दोस्त था, आया और बोला, बेटा, तुम्हारे अबू का पुराना रिक्शा खड़ा है, चाहो तो इसको चला लो। रिक्शा देखने गया तो वो वाकई बोसीदा सा खटारा था, मगर चलता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद चिल्लाना सीखा। शुरुआत में बहुत मुश्किल पेश आई। शहर के रास्ते, पुलिस के नाके, सवारियां और उनके नखरे, सब कुछ एक नया तजर्बा था, मगर वक्त के साथ सीख गया। शुरू में रोजाना की कमाई 300-400 रुपए होती थी, जिसमें से पेट्रोल, पंक्चर और खाने के पैसे निकाल कर मुश्किल से कुछ बचता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि सारा दिन सवारी ना मिलती और शाम को मायूसी के साथ खाली रिक्शा लेकर वापस लौटता। ऐसे दिनों में उम्मी के चेहरे पर उदासी छा जाती। वो कुछ कहती नहीं थी, बस खामोशी से एक कप चाय मेरे सामने रख देती। रफ्ता रफ्ता हालात में कुछ बेहतरी आई। जब बाइका की सर्विस शुरू हुई, रिक्शों को भी इसमें रजिस्टर करने की सहूलत मिली। मैं फौरन अपने रिक्शे को बाइका में रजिस्टर करवा लिया। अब काम ऑनलाइन नोटिफिकेशन से मिलने लगा। फोन पर सवारी की इत्तिला आती, मैं मकाम पर पहुंचता और यूं वक्त जाए किए बगैर कमाई होने लगी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि शहर का कौन सा कोना है, अब मैं इससे वाकिफ हो गया था। लतीफ आबाद से लेकर हुसैन आबाद, मार्केट टावर से लेकर कासिमाबाद के आखिरी ब्लॉक तक, हर रास्ता, हर गिल्ली, हर नुक्कड़ मेरे हाफजे में नक्श हो चुकी थी। मेरी जिंदगी का ज्यादातर वक्त रिक्शे में ही गुजरता था। सुबह 10 बजे निकलता और अक्सर रात को 12-1 बजे तक काम करता। कई दफा ऐसा हुआ कि सुबह का नाश्ता छोड़कर सीधा दोपहर के वक्त पानी की बोतल से गुजारा करता। मगर इस सब में एक अजीब सा सुकून था, अपने घर का खर्च खुद उठाने का सुकून, उम्मी की दुआओं का सुकून। मेरी दोस्ती ज्यादा नहीं थी, मगर कुछ साथी रिक्शे वाले जरूर थे, जिनके साथ अक्सर चौराहों पर मुलाकात हो जाती। एक था आबिद, जो हमेशा मिजाहिया बातें करता था, और दूसरा निसार, जिसके पास हमेशा कोई ना कोई नई सवारी का किस्सा होता था। निसार अक्सर कहता, इमरान भाई, रिक्शा चिल्लाते चिल्लाते पूरा शहर जान लिया है, बस अब एक दिल की साथी चाहिए। मैं हंस देता कि दिल की साथी का मतलब हम दोनों के लिए सिर्फ एक ख्वाब था। घर के हालात अब भी संभलने की कोशिश में थे। आमिर की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, उम्मी की दवा, सब कुछ मेरी कमाई से पूरा होता था। कभी कभी कोई गैर मुतवक्के खर्च आ जाता तो अगले दिन का पेट्रोल भी कर्ज लेकर डलवाना पड़ता। मेरी जिंदगी यूं ही चल रही थी। दिन रात की मेहनत, रिक्शे के शोर, सवारों की बातें और मोबाइल पर आने वाली नोटिफिकेशंस। अक्सर रात के वक्त जब शहर का शोर कम हो जाता और सड़कें सुनसान हो जाती, तो मैं गुद्दू चौक पर जाकर खड़ा हो जाता। वहां हमेशा कोई ना कोई सवारी मिल ही जाती थी। ऐसी ही एक रात थी।
मौसम मामूल के मुताबिक गर्म, मगर हवा में कुछ नमी थी। मैं अपने रिक्शे के अंदर बैठा मोबाइल में किसी वीडियो को देख रहा था। रात के 3 बजने में थोड़ा वक्त बाकी था। हैदराबाद की वो खामोश रातें बहुत कम लोगों ने देखी होंगी, खास तौर पर गुद्दू चौक जैसी जगह जो दिन के वक्त जिंदगी से भरी होती है। रात के आखिरी पहर एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करती है। हर तरफ सन्नाटा, बंद दुकानों के शटर, दौर से आती कुत्तों की आवाजें और बीच बीच में सड़कों पर घूमते चंद आवारा लोग। ये सब कुछ मिलकर एक संजीदा खामोशी को जन्म देते थे। मेरा रिक्शा इस वक्त गुद्दू चौक के कोने पर खड़ा था। लाल रंग का पुराना रिक्शा जिसके साइलेंसर से कभी कभार अजीब सी आवाज निकलती थी, जैसे कोई खांस रहा हो। मैं रिक्शे में बैठा मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें जमाए बैठा था। बाइका की ऐप हमेशा खिली रहती थी, क्योंकि रात के वक्त एक एक सवारी कीमती होती है। जी ही नोटिफिकेशन आया, मैं फौरन चौंक गया। लतीफ आबाद ब्लॉक 7 से सवारी को कोटरी वाहिद नगर पहुंचाना है। किराया मामूल से ज्यादा था और इस वक्त इतना अच्छा किराया मिलना किसी नेमत से कम नहीं था। मैंने बगैर वक्त ज़ाय किए मोबाइल पर एक्सेप्ट का बटन दबाया, रिक्शे का हैंडल सीधा किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। रिक्शे की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। मैंने हल्के से रुख मोड़ा, पीछे देखकर इत्मीनान किया कि सड़क खाली है और आहिस्ता आहिस्ता लतीफ आबाद की जानिब निकल पड़ा। लतीफ आबाद का सफर रात के वक्त एक अजीब सा तजर्बा होता है। शहर की वो गलियां जो दिन के वक्त शोर, रश और गाड़ियों के हॉर्न से गूंजती रहती है, रात में ऐसे लगती है जैसे कोई पुराना ख्वाब हो जिसे कोई याद नहीं करता। मैं सड़कों पर चलते चलते हर मोड़, हर गिल्ली से वाकिफ चेहरे की तरह गुजरता रहा। कभी दुकानों के बंद शटर देखता, कभी सिगरेट पीते किसी अकेले राहगीर को। लतीफ आबाद ब्लॉक 7 के पास पहुंचकर मैंने मोबाइल में दी गई लोकेशन खोली। गूगल मैप पर नीला नुक्ता बिल्कुल एक नाली के करीब पहुंचा रहा था, जहां एक पुराना थोड़ा सा खस्ता हाल घर दिखाई दे रहा था। मैं रिक्शे से उतरा और मोबाइल की फ्लैश ऑन की ताकि इर्द गिर्द कुछ देख सकूं। चंद लम्हों बाद एक दरमियानी उम्र का मर्द, एक औरत और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा हाथ में छोटा सा बैग लिए बाहर आए। वो तीनों कुछ घबराए हुए लगे, जैसे जल्दी में हूं। मर्द ने मेरी तरफ देखा और बोला, कोटरी ले जाओगे? मैंने सर हिलाया। जी, ऑनलाइन बुकिंग हुई है। तशरीफ रखें। वो खामोशी से रिक्शे में बैठ गए। मर्द और औरत पीछे बैठे और बच्चा औरत की गोद में। बैग उनके पैरों के नीचे रखा गया। मैंने दोबारा मोबाइल चेक किया और मंजिल को सीट करके रिक्शा चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सफर का दूसरा मरहला शुरू हुआ। कोटरी जाना रात के इस पहर कोई आसान बात नहीं थी। हैदराबाद से निकलते हुए जो रास्ता जाता है, इस पर ना ज्यादा रोशनी होती है, ना कोई चेक पोस्ट। सड़क के दोनों तरफ ज्यादातर खेत, सुनसान गोदाम, झाड़ियां होती हैं। मगर चूंकि मुझे रास्ता अच्छी तरह याद था, इसलिए मुझे किसी मुश्किल का अंदेशा ना था। चलते चलते जब हम हुसैन आबाद के इलाके से निकले, तो औरत ने अपने शौहर से धीमी आवाज में कुछ कहा जो मेरे कानों तक ना पहुंच सका। मर्द ने हाँ में सर हिलाया और फिर खामोश हो गया। बच्चा अपनी मां की गोद में बेहद खामोश बैठा हुआ था, ना रो रहा था ना बोल रहा था। ये बात अजीब तो लगी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान ना दिया। रिक्शे का इंजन हल्की हल्की आवाज कर रहा था, जैसे भीगी जमीन पर जलती लकड़ी सी आवाज। मैंने 1-2 बार रिक्शे के गियर बदले ताकि रफ्तार मुनासिब रहे। रात के इस पहर सद हुआ तेज हो चुकी थी। रिक्शे की छत से कपकपाहट की आवाज आ रही थी, जैसे वो भी थक चुकी हो। रास्ते में कभी कभार कोई ट्रक निकलता, जिसकी तेज लाइट्स आंखों में चुभती थीं। कुछ वक्त बाद हमने दरियाए सिंध के पिल को क्रॉस किया। पानी की मध्यम आवाज और पिल पर आने वाली हल्की सी झुरझुरी ने माहौल को मजीद खामोश कर दिया। पिल के बाद जो रास्ता आता है वो एक वीरान सड़क है, जिसके एक तरफ खेत होते हैं और दूसरी तरफ झाड़ियां। वहां कुछ पुराने टूटे फूटे दरख्त भी थे, जिनके नीचे कभी कभार कोई आवारा कुत्ता अबली नजर आ जाती। मेरी आंखें सड़क पर थीं, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी।
मगर फिर मैंने खुद को समझाया, इमरान तुम पिछले 3 सालों से रात को रिक्शा चला रहे हो, ये कोई नई बात नहीं। इसी असना में वो मर्द मुझसे बोला, भाई हमारा घर थोड़ा सा आगे है, जहां सड़क खत्म होने वाली है वहां उतार देना। मैंने कहा ठीक है, बस थोड़ा ही फासला है। रिक्शा अब एक पुतली सुनसान सड़क पर दाखिल हो चुका था। दोनों तरफ झाड़ियां थीं और दूर दूर तक कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी।